चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक महान सम्राट के बारे में जिसका नाम सिकंदर महान या द अलेक्जेंडर भी कह सकते हैं। देखिए कई जगहों पर इन्हें अलछेंद्र भी कहा गया है। एक ऐसा राज्य और एक ऐसा साम्राज्य का राजा जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए और अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया। इनका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व को हुआ और इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया जहां पर ये एक विश्व विरासत को हासिल करना चाहते थे। कई दार्शनिकों का मानना है कि इन्होंने पृथ्वी का हर वो भाग को जीत लिया था जिसके ये काबिल थे। जहां पर ग्रीक दार्शनिक यह कहते हैं कि इन्होंने पूरे पृथ्वी को ही जीत लिया था। पृथ्वी का कोई ऐसा भाग नहीं था जहां पर इनका शासन तंत्र नहीं चला था। जबकि कई दार्शनिक ये मानते हैं कि सिकंदर ने अपने जीवन काल में मात्र 15% भूभाग को अपने साम्राज्य में मिलाया था। यदि इनके जीवन काल को देखें तो 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक इनका जीवन काल चलता है। इन्होंने अपने जीवन काल में कई बड़े युद्ध किए जिसमें मुख्य रूप से ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, गाजा, फिनिशिया और भारत के पंजाब जैसे क्षेत्र शामिल थे। इन्होंने कई बड़े युद्ध किए और कई जगहों पर स्थानांतरण नीति के तहत अपने अंतर्गत राजाओं को रख करके युद्ध विराम करके अपने साम्राज्य को स्थापित किया। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने आमंत्रण के द्वारा कई राजाओं को अपने अधीन भी किया और बिना युद्ध किए उनके साम्राज्य को अपने अंदर या अपने विरासत में शामिल कर लिया। सिकंदर के जीवन काल के बारे में हम लोग जाने तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि इनके पारिवारिक जीवन का क्या महत्व था। यदि देखा जाए तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था जो मैसेडोन के बहुत बड़े सम्राट थे। इनकी माँ ओलंपियस थी और इनकी 3 बीवियाँ थीं जिसमें रुक्साना, ब्रैक्टोरिया और स्टेटाइन द्वितीय थी। इनके 2 पुत्र थे जो सिकंदर चतुर्थ और दूसरा मैसेडोन था। अब आते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में कि इनका शुरुआती जीवन था कैसा। जब ये 20 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले थे उससे पहले ही इनके पिता ने इन्हें एक महान खगोल शास्त्री अरस्तु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। पुराने ज़माने में जिस तरह से राजाओं को शिक्षा के लिए बड़े बड़े आश्रमों में और कई जगहों पर भेजा जाता था जहाँ पे वे सर्वमान्य शिक्षा प्राप्त करते थे, उसी तरह फिलिप द्वितीय ने अपने पुत्र को योग्य बनाने के लिए एक महान खगोल शास्त्री अरस्तु के पास भेजा जहाँ पर उन्होंने युद्ध की कलाओं को सीखा, जहाँ पर उन्होंने साम्राज्य को किस तरह चलाया जाए और किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए इसके बारे में जाने। अगर देखा जाए तो सिकंदर एक ऐसा नेता के रूप में पहले उभरा जो सेनापति बनने के बाद अपने साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन इसके साम्राज्य का जो संभालने का या इसके साम्राज्य को स्थापित करने का या एक महान राजा बनने का जो सपना था वो कोई छोटा मोटा सपना नहीं था, क्योंकि सबसे पहले तो इसे अपने पिता का स्थान लेना था जो मैसेडोन के एक बहुत प्रतापी राजा थे। जब ये वापस अपने साम्राज्य में पहुंचते हैं तो साम्राज्य में पहुंचने के बाद इन्हें डायरेक्ट राजा नहीं बनाया जाता, इन्हें एक सेनापति का ओहदा दिया जाता है, या कह सकते हैं कि इन्हें मैसेडोनिया का एक प्रभारी के रूप में कार्य सौंपा जाता है। जब इनके पिता इन्हें एक प्रभारी के रूप में कार्य सौंपते हैं तो वे बाइजेटियस नामक स्थान पर युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। इस युद्ध के दौरान जब उनके पिता युद्ध में व्यस्त थे तो मैसेडोनिया के कई छोटे छोटे राज्य थे जिन्होंने थ्रेशियन में विद्रोह कर दिया। थ्रेशियन मैसेडोनिया का एक छोटा शहर है जहाँ पर यह विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के तहत विद्रोहियों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि वो मैसेडोनिया के विरुद्ध जाकर अब अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करना चाहते हैं। लेकिन सिकंदर ने यहाँ पर बिना वक्त गवाए अपने साम्राज्य को वापस लेने के लिए यूनानी सैनिकों का प्रयोग किया और यूनानी सैनिकों के साथ मिलकर के उन्होंने उन सभी विद्रोहियों और विद्रोह को शांत किया जहाँ पर उनके राज्य के टुकड़े होने वाले थे। इसके तहत सिकंदर ने 2 मुख्य शहरों का निर्माण करवाया और एक मित्र शहर को भी बनवाया। ये मित्र शहर अलेक्जेंडर पोलिस नाम से प्रसिद्ध हुआ जो यूनान और मैसेडोनिया के मित्रता का एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत था। इस तरह से सिकंदर जहाँ भी युद्ध करते थे वे वहाँ के सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करते थे। वे कई तरह के प्रलोभन देते थे। इनका युद्ध करने का तरीका ही बहुत अलग था। या तो ये राजा के सामने एक ऐसे बातों को रखते थे जिससे राजा इनके अधीन आ जाए, ये उनका शांतिप्रिय तरीका था।
या अगर राजा इनके बातों से खुश नहीं हो या इनकी जो मांग थी या इनकी अधीनता को राजा नहीं स्वीकारता था तो सिकंदर वहाँ युद्ध करता था। तो इनके युद्ध करने और बिना युद्ध किए उन राज्य को अपने अधीन करने की जो कला थी उसमें ये काफ़ी निपुण थे। कुछ समय बीतने के बाद जब इन बातों का पता और सिकंदर के युद्ध नीतियों का पता इनके पिता अर्थात फिलिप को चला तो फिलिप ने अपने पुत्र को या बोल सकते हैं सिकंदर को एक अलग सेना बनाने का आदेश दे दिया। जब सिकंदर की सेना तैयार हुई तो फिलिप की सेना से भी ज़्यादा और 10 गुना अधिक ताकतवर ये सेना बन चुकी थी। फिलिप ने अब सिकंदर को अन्य राज्यों या अन्य शहरों में जाकर युद्ध करने का आदेश दिया। जहां सिकंदर जाते थे, युद्ध करते थे या बातचीत के द्वारा उन्हें अपने अधीनता को स्वीकारने पर मजबूर करते थे। इन सभी से फिलिप बहुत खुश था क्योंकि उनकी सेना और उनका साम्राज्य अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। सिकंदर के अंदर एक यह भी गुण था कि जब भी वो किसी राज्य के साथ युद्ध करते थे तो इस युद्ध के दौरान वे उनके सेनाओं को अपनी सेनाओं में मिला लेते थे और अन्य राजा जो थे वो अपनी सेना और उनकी सेना के साथ युद्ध तो करते थे लेकिन उनकी सेनाओं को वो या अपने प्रतिद्वंदी सेनाओं को वो मार देते थे, जबकि सिकंदर ऐसा कोई भी काम नहीं करते थे। देखिए 338 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपने पिता के सेना के साथ मिलकर या बोल सकते हैं कि सिकंदर की सेना और फिलिप की सेना पूरी तरह से मिल जाती है, जहां पर एक बहुत ही ताकतवर नया सेना तैयार होता है। पेरंथेस के युद्ध में सिकंदर ने अपने पिता की जान बचाई थी, जिसके बाद उनके पिता अर्थात फिलिप जो थे वो अपने पुत्र को लेकर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि सीरियस हो चुके थे और वे चाहते थे कि आने वाले समय में उसका पुत्र ही इसके साम्राज्य को संभाले। इसी के तहत सिकंदर को कई सारे और प्रभार दिए गए और कई ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई जिससे उसका साम्राज्य जो है वो आगे फल फूल सकता था। अब देखा जाए तो सिकंदर ने अपनी शुरुआती समय में एक सेनापति के रूप में कार्य किया था। इन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर जितने बड़े बड़े युद्ध किए थे उन युद्धों में एथेंस और थिप्स जैसे शहर भी शामिल थे। एथेंस और थिप्स शुरुआत से ही मैसेडोनिया के विरुद्ध थे और ये चाहते थे कि यह स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरे। इसी को देखते हुए हमेशा से एथेंस और थिप्स के साथ मैसेडोनिया या बोल सकते हैं सिकंदर और फिलिप के साम्राज्य का विरोध होता रहा और इनके बीच का टकराव देखा गया। देखिए जब फिलिप युद्ध के दौरान अपने साम्राज्य में यानी पेला में वापस आए तो इन्होंने अपने सेनापति यानी अटलुस जो इनके मुख्य सेनापति थे, क्योंकि सिकंदर युद्ध में सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे और इनके जो मुख्य या प्रमुख सेनापति थे वो अटलुस थे। तो इनके पिता अर्थात किनके पिता सिकंदर के पिता फिलिप ने अटलुस की भतीजी जिसका नाम क्लियोपेट्रा था उनसे विवाह कर लिया और उनसे विवाह करने के दौरान उन्होंने सिकंदर को अपने साम्राज्य में निमंत्रण देकर वापस बुलाया। जब सिकंदर को इस बात का पता चला कि इनके पिता ने एक अन्य महिला से विवाह किया है तो ये नाखुश हो गए। लेकिन अब यहाँ पर एक टकराव की राजनीति शुरू होने वाली थी जो इन बाप बेटों को अलग कर रहा था और ये राजनीति थी उत्तराधिकारी के पद के लिए। जब विवाह का भोज चल रहा था उसी दौरान अटलुस ने सभी लोगों के सामने या भरी सभा में यह बात को कहा कि अब पूरे मैसेडोनिया को एक वैध शासक का चेहरा देखने को मिलेगा जो क्लियोपेट्रा के गर्भ से आएगा। इस बात को जब सिकंदर ने सुना तो वो बहुत क्रोधित हो गया और उसके हाथ में रखा जो शराब का गिलास था उसे अटलुस के ऊपर देकर मारा। अटलुस इससे घायल हो गया और उसने सिकंदर को नाजायज औलाद या एक नाजायज उत्तराधिकारी के रूप में कहा, जिस पर सिकंदर ने चिल्लाते हुए खुद को नाजायज बताने पर इसका विरोध किया। इस सभी घटनाओं को फिलिप देख रहा था और फिलिप से रहा नहीं गया। उसने अपने आप को संभाला नहीं और वो अपनी राजगद्दी से उठकर सिकंदर की ओर उसे मारने को बढ़ा। लेकिन जैसे ही फिलिप सीढ़ियों पर उतरा वो वहाँ पर गिर गया। जैसे ही फिलिप गिरता है वो पूरी तरह से मूर्छित हो जाता है। तब सिकंदर ताना कसते हुए और हंसते हुए कहता है कि यह व्यक्ति तुम्हें क्या यूरोप से एशिया की ओर ले जाएगा। अर्थात अब फिलिप को सिकंदर ने छोटा घोषित कर दिया। यहाँ से दोनों बाप बेटों में कलह शुरू हो गया और इसका मुख्य कारण था उनका जो दूसरा विवाह था। अटलुस इन सभी चीज़ों को जानता था कि इससे सिकंदर को खदेड़ दिया जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा। अगले ही दिन सिकंदर ये समझ चुका था कि यदि वो ज़्यादा दिनों तक मैसेडोनिया में रहेगा तो उसकी हत्या कर दी जा सकती है। इसीलिए समय की नीतियों को समझते हुए सिकंदर ने अपनी माँ के साथ उस राज्य को छोड़ा और अपने मामा के यहाँ अर्थात अलेक्जेंडर प्रथम के यहाँ पर जाकर बस गए।
कुछ समय बाद वो मामा के घर से वे एक नए साम्राज्य में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी नई सेना को तैयार किया। देखिए, सिकंदर ने इलियारिया नामक स्थान पर अपनी एक बड़ी सेना का गठन कर दिया था। जब फिलिप को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ही अचंभित हो गए और उन्हें यह डर सताने लगा कि यदि आज वो सिकंदर को नहीं रोकते हैं या उसे नहीं समझाते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में उसका सीधा सामना सिकंदर से होगा। फिलिप ये जानता था कि सिकंदर छोटी सी उम्र में बहुत उपलब्धि हासिल कर चुका था और उसके पास युद्ध की नई नई कलाएं थीं, जिस कला के बदौलत सिकंदर अपने पिता को हरा सकता था। इसलिए फिलिप ने बिना वक्त गवाए अपने मुख्य विचारक अर्थात डेमोरोतस को सिकंदर के पास भेजा और उसे ये समझाने का प्रयास करने को कहा कि वो राज्य यानी कि उसके पिता का साम्राज्य उसी का है और उसे उसके राज्य से बेदखल नहीं किया गया है। जिसके बाद सिकंदर को वापस लाया गया और सिकंदर ने अपने पिता की बातों को मानते हुए वापस एक सेनापति के रूप में अपनी योगदान को देना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी यह कलह और बढ़ने वाला था। कुछ वर्षों बाद जब क्लियोपेट्रा का पुत्र बड़ा हुआ तो पैथागोरस नामक राज्य के एक बहुत बड़े गवर्नर ने अपनी पुत्री का विवाह सिकंदर के चचेरे या बोल सकते हैं सौतेले भाई से करने का प्रयास किया। उन्होंने फिलिप के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो अपनी पुत्री का विवाह सिकंदर के या फिर बोल सकते हैं फिलिप के दूसरे पुत्र के साथ करवाना चाहते हैं। इस चीज़ के विरोध में सिकंदर ने कहा कि आप उनके जगह पर मुझसे विवाह कर सकते हैं अपनी पुत्री का। जब इस बात को फिलिप ने जाना तो वो बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि फिलिप सिकंदर से कोई राय नहीं लेना चाहते थे और सिकंदर ने भरी सभा में पैथागोरस साम्राज्य के जो गवर्नर थे उनको ये खुली चुनौती दे दी कि मैं अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा सक्षम हूँ और अपने पिता से बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। जिसके बाद फिलिप ने सिकंदर को वहाँ से जाने का निर्देश दिया और उनके 4 मित्रों को अर्थात सिकंदर के 4 मित्रों को कारावास में डाल दिया। जब सिकंदर के 4 मित्रों को जेल में डाला गया और कुछ समय बाद उनको वहीं मार दिया गया तो सिकंदर इससे बहुत नाखुश हो चुका था। 336 ईसा पूर्व में देखने को मिला, जहाँ पर कई इतिहासकार ये कहते हैं कि सिकंदर ने अपने पिता के अंगरक्षकों द्वारा फिलिप की हत्या कर दी थी, जबकि कई ये भी ऐतिहासिक दार्शनिक कहते हैं कि सिकंदर के पिता की हत्या अंगरक्षकों ने की थी उसके जगह पर अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए। तो सिकंदर को जब ये पता चला कि उनके अंगरक्षकों ने यानी उनके पिता के अंगरक्षकों ने उनके पिता की हत्या की है तो उन्होंने बिना वक्त गवाए एक युद्ध छेड़ दिया अपने विद्रोहियों के खिलाफ और जल्दी में अपने सभी विद्रोही को उन्होंने ख़त्म किया। और जितने भी विद्रोही थे जिसमें अटलुस भी शामिल था, उनके चचेरे भाई थे, उन सभी को सिकंदर ने मौत के घाट उतार दिया और कम समय में सिकंदर ने खुद को मैसेडोनिया का साम्राज्य घोषित कर दिया। सभी वर्ग सिकंदर के साथ थे क्योंकि वो जानते थे कि सिकंदर एक बहुत ही ताकतवर राजा है जो आने वाले समय में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर सकता है जिसे आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया था। और इसी का जीता जागता सबूत था थिब्स और एथेंस के युद्ध में। सिकंदर ने थिब्स और एथेंस के सभी सेना को ख़त्म कर दिया था और वहाँ पर मैसेडोनिया का झंडा बुलंद किया। सिकंदर का युद्ध नीति जो था शुरुआत से बहुत अलग था। ये जब भी किसी राज्य में युद्ध करने जाते थे तो वहाँ पर सबसे पहले इनकी 3000 एक बहुत बड़ी घोड़सवार सेना जाती थी। वो जब घोड़सवारी सेना के साथ मिलकर युद्ध करते थे तो जितनी भी पैदल सेनाएं होती थी विरोधियों की वो पूरी तरह खत्म हो जाती थी। सिकंदर के पास जिस तरह की रणनीतियाँ थी ये रणनीतियाँ इसे मात्र 20 वर्ष की आयु में एक ताकतवर साम्राज्यवादक या एक ताकतवर साम्राज्य का राजा घोषित कर चुका था। देखिए 330 ईसा पूर्व तक सिकंदर ने अपने उत्तरी राज्य को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। उसने सभी विद्रोह को समाप्त कर दिया था और अब उसका मुख्य लक्ष्य था भारत। इसलिए उन्होंने रेक्सोना नामक महिला से विवाह करने के बाद भारत की ओर कूच किया। जब वे भारत के गंधार क्षेत्र में पहुँचे तो इन्होंने जितने भी अन्य राजा थे जो भारत में शासन चला रहे थे उन्हें आमंत्रण पत्र भेजा और उन्हें उनके सामने एक प्रस्तावना रखा कि वो सिकंदर की जो विरासत है या सिकंदर की अधीनता को स्वीकार ले। कई राजाओं ने इसका समर्थन किया और कई ने इसका विरोध किया। विरोध करने में अधिकतर कबीले के राजा थे जो छोटे छोटे गुटों में रह करके अपने शासन को चलाते थे। सिकंदर के साथ इनका बहुत भरसक युद्ध हुआ और इन युद्धों में सिकंदर को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी। लेकिन दूसरी ओर कई ऐसे भी राजा थे जो इनकी अधीनता को स्वीकार चुके थे और वे चाहते थे कि वे सिकंदर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करें, जिसमें से तक्षशिला के राजा अंभी जो थे मुख्य थे।
इन्होंने सिकंदर के साथ बहुत वफादारी दिखाई, जिसके तहत कई उपलक्ष्यों पर या कई मौक़ों पर सिकंदर के लिए इन्होंने बहुत सारे उपहार भेजे थे। उदाहरण के लिए जब सिकंदर का जन्मदिन था, उस दिन राजा अंभी ने सिकंदर के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके साम्राज्य में उपहार को भिजवाया, जिसे सिकंदर देखकर बहुत खुश हुआ और उनके उपहारों को वापस लौटा दिया। और इसके बदले सिकंदर ने राजा अंभी को 30 घोड़े और 3000 से ज़्यादा सोने के सिक्के उपहार स्वरूप दिए। इन सभी चीज़ों को देखकर अंभी ये समझ चुका था कि सिकंदर अब उसे एक अपना मुख्य सेना का अंग या मुख्य राजा मानता है। सिकंदर यहाँ नहीं रुका, उन्होंने राजा अंभी के साथ मिलकर झेलम नदी के तट पर एक पुल का निर्माण करवाया। राजा अंभी ने अपनी 5000 सेना की ताकत जो थी वो सिकंदर को एक मदद के स्वरूप में उपहार दिया। सिकंदर ने अपनी सेना के साथ मिलाकर इस सेना को भी एक प्रबल और ताकतवर सेना सिकंदर से मिलने के पूर्व राजा अंभी को झेलम और सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र में शासन करता उनका शासन जो विशाल था वो बढ़ा और ये बहुत ज़्यादा बड़ा। अब बात आता है सिकंदर और उसके तरफ और दूसरी ओर राजाओं का जो युद्ध जहाँ पर झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक ऐसा युद्ध जहाँ पर हत्या किया और इनकी हत्या के उपरांत अब जिस तरह से मैसेडोनिया साम्राज्य फैला था वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। इनके शासनकाल के दौरान जिस तरह से सिकंदर ने अपनी राज व्यवस्था को संभाला था उसे बहुत कम समय में तबाह कर दिया गया और राजा पोरूस अपने क्षेत्र को उसी तरह कायम रखे जिस तरह उन्होंने सिकंदर के साथ रखा था। तो इस तरह से सिकंदर का जीवन काल चला और उसने अपने जीवन काल में भारत को अपने अधीन लाने का प्रयास किया था। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियां मिली होगी और इन जानकारियों से आप सिकंदर के जीवन के बारे में बहुत तथ्यों को जाने होंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।